प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम इतिहास का तीसरा पाठ भोजन संग्रह से उत्पादन तक पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हम मानव के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आज से लाखों हजारों साल पहले का जो मानव था वो कहाँ रहता था, कैसे रहता था और किस प्रकार उसने कृषि करना प्रारंभ किया, किस प्रकार वे पशुपालक बने। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पे एक मानचित्र दिख रहा होगा। इस मानचित्र में पुरास्थल बताए गए हैं। पुरास्थल मतलब वह स्थान जहाँ पे हमें खुदाई के दौरान बर्तन, औजार, ठीक है, यानी प्राचीन मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं यहाँ पे हमको मिली हैं। तो कुछ पुरास्थल तुम्हारे सामने बच्चों, इनका जिक्र बार बार जब हम पाठ पढ़ेंगे तो इनका जिक्र होगा। तो ये पुरास्थलों को हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे हमने जैसे पाषाण युग को 3 भागों में बांटा है। पाषाण युग इसलिए कहते हैं कि उस समय का मानव पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। तो जैसे पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के समय को हम पुरा पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल उसे कहते हैं। 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। फिर नव पाषाण काल को 10,000 साल पहले के समय को हम नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो उसी आधार पर हमें भारत में और भारत से अलग कई स्थानों पे हमें प्राचीन लोगों के अवशेष मिले हैं, तो हम इनको पुरास्थल के नाम से जानते हैं। तो कुछ आपको यहाँ दिख रहे होंगे। देखो बच्चों, मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, भीमबेटका, ठीक है, इनाम गांव, हल्लर है, कुल्लूर गुफाएं हैं, पय्यमपल्ली है, जली हेडिंग है, ठीक है, आदिनचुनपुर है, ठीक है। ये भारत में और भारत के बाहर ये कुछ पुरास्थल हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और बच्चों, हमने अभी तक अपने पाठ में अध्ययन कर लिया था कि प्राचीन जो मानव था वो पहले इधर उधर घूमता था, फिर उसने अस्थायी रूप से बसकर मतलब एक स्थान पे रहकर कृषि करना प्रारंभ किया। उसने कभी किसी बीज को गिरते हुए देखा होगा और पौधा बनते हुए देखा होगा, फिर उसने भी उसी प्रक्रिया को अपनाकर कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो अस्थायी जीवन की ओर, यानी प्राचीन जो मानव था वो अस्थायी जीवन की ओर किस प्रकार बढ़ा। अस्थायी मतलब एक जगह बसकर वो किस प्रकार रहना शुरुआत की। तो पुरातत्वविद यानी प्राचीन चीज़ों की जो खोज करते हैं उनको हम पुरातत्वविद के नाम से जानते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, ठीक है। जो पुरास्थल जो हमने देखे थे, अभी मैंने अपने मानचित्र में बताया था, तो इन्हीं पुरास्थलों पे झोपड़ियाँ और घर मिले हैं उनको। जैसे बिरजहोम, ये कहाँ है, वर्तमान कश्मीर में है। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, गर्तवास कहा जाता था। और इनमें उतरने के लिए क्या बनाई जाती थी, सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। और उन्हें ठंड के मौसम में इससे सुरक्षा मिलती रही होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही आग जलाने की जगह भी मिली है, यानी जो झोपड़ियाँ थी उनके अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली है। तो ऐसा लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाने के लिए करते होंगे। तो बहुत सारे जगहों पे पत्थर के औजार भी मिले हैं, ठीक है। तो इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण कालीन उपकरणों से भिन्न है। पुरा पाषाण मतलब प्राचीन, सबसे पहले जो पाषाण 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का जो समय था, उस समय जो औजार मिले थे उससे भिन्न ये औजार मिले हैं, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का औजार माना गया है, क्योंकि ये 10,000 साल पहले के हो सकते हैं। तो ये औजार थे जिनको धार और अधिक पैना करने के लिए उनमें पालिश चढ़ाई जाती थी। यहाँ पे ओखली और मुसल, ठीक है, को प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को पीसने कूटने के लिए किया जाता था। उसी तरह जो पत्थर युगीन पाषाण युगीन औजारों का निर्माण का प्रयोग लगातार होता रहा, और कुछ औजार थे वो हड्डियों से भी बनाए गए थे। तो बच्चों, यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये पाषाण युग के जो पत्थर तुम्हें दिख रहे होंगे, ये पत्थर नहीं है, ये एक प्रकार से क्या है, औजार हैं जिनका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद अनाज को रखने के लिए लोग बर्तन भी बनाया करते थे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। जैसे चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज हैं वो क्या हो गए थे,
अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। यानी गेहूँ और जौ से शुरुआत करके अब चावल और दलहन जैसे अनाज भी उगाए जाने लगे थे, वो उनका प्रयोग करने लगे थे। कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपड़े बुनने के लिए उनने कौन सा पौधा उगाया बच्चों? कपास का पौधा। तो ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ आए, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, ये सारे परिवर्तन एक साथ नहीं हुए। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, और वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। यानी जो इतने सारे हमें पुरास्थल मिले हैं देश में, देश के बाहर, तो सभी जगह प्रक्रिया एक साथ नहीं हुई। कहीं पे लोग शिकार ही कर रहे थे तो कहीं के लोग खेती करना प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। तो ये उनके मौसम के अनुसार अपने बदल बदल के जीविका चलाया करते थे, ठीक है। अन्य रीति रिवाज में हम देख सकते हैं कि विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, और ये किसान कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें हम आज क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। तो इनके रीति रिवाज भी क्या है? अलग तरह के होते थे, जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। तो आज भी हमें वनों में जनजातियां मिलती हैं, और वो जनजातियां, उनका जो रहन सहन है वो उस समय के लोगों से काफ़ी मिलता जुलता है। तो जनजाति छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, और ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से ये संबंधित होते थे, समूह मिलाकर रहते थे, ठीक है। जनजाति के सदस्य क्या करते थे? शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मक्खन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे, और वहाँ की महिलाएं खेती का काम करती थी। इससे ज़मीन तैयार करके बीज बोना, पौधे की देखभाल करना, फसल काटना काम शामिल था। बच्चों की देखभाल भी करते थे, चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते थे। पौधों और फसलों को नुकसान न पहुँचाए इसलिए चिड़ियों जानवरों को दूर भगाया जाता था। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती थी। पुरुष आमतौर पर पशुओं के लिए बड़े बड़े झुंडों में पशुओं को चराते थे, जबकि छोटे बच्चे छोटे झुंडों को चराते थे। यहाँ जानवरों की सफाई और दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते थे, ठीक है। ये उस समय की जनजाति के बारे में बताया गया है। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। तो कुछ व्यक्ति क्या करते थे? कुछ व्यक्ति को अपना नेता बना लेते थे, ठीक है। अनुभवी, वृद्ध, नौजवान, योद्धा या पुरोहित हो सकता था। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जो वयस्क महिलाएं थी, अगर वो ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, तो उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती थी। उनकी परंपराएं भी बहुत क्या होती है? समृद्ध किस्म की हैं। उनकी भाषा, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी उसमें शामिल है। उनके अपने देवी देवता भी होते हैं। तो ज़मीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी। यानी पूरा गांव एक परिवार की तरह एक कुनबे के रूप में रहता था, जिनका उपयोग सभी लोग मिलके करते थे, ठीक है। किसी का अपना व्यक्तिगत ये चीज़ नहीं होती थी। इसमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। तो अब इन समाजों के बारे में हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब हम एक पुरास्थल मेहरगढ़ के बारे में, जिसको हमने पाकिस्तान भारत के बाहर पाकिस्तान में देखा था। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में एक कहानी यहाँ पे तुमको कुछ बताया जा रहा है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन करना सीखा था। तो मेहरगढ़ को माना जाता है कि मेहरगढ़ में ऐसे अवशेष मिले हैं कि जहाँ के लोगों ने सबसे पहले खेती करना और पशुपालन करना सीखा था। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। इनमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। उसके बाद के स्तर में भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। उसके बाद में मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं। तो ऐसा लगता है ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। तो मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो मेहरगढ़ में जहाँ एक और जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, ये अस्त्रों में मिली है। यानी बच्चों, और जैसे किसी काल में कोई चीज़ प्रयोग आ रही है, फिर उसके बाद अगला काल आया तो वो चीज़ नीचे दब गई, फिर दूसरा काल आया तो उसके बाद वो मतलब परत दर परत वो चीज़ जब मिली हैं, तो जो सबसे नीचे परत में जो सामान मिला होगा तो वो क्या होगा? वो सबसे पहले का होगा, सबसे पुराना होगा। फिर उसके ऊपर के स्तर में जो सामान मिला है वो उसके बाद का होगा, और जो सबसे पहले ऊपर के स्तर पे मिला है वो सबसे नया सामान होगा,
ठीक है। तो मेहरगढ़ में ये 3-4 स्तर मिले हैं और उससे पता चलता है कि किस प्रकार वहाँ के लोगों ने पशुपालन करना सीखा, किन किन पशुओं को पालना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। और वहाँ घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो ये घर चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं और ये कमरे भंडारण के लिए बनाए गए थे। बच्चों यहाँ तुम्हें यहाँ स्तर दिख रहे होंगे। तो सबसे जो नीचे का स्तर है वो सबसे पुराना है, फिर उसके ऊपर का स्तर, फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर स्तर। तो जो कभी कोई चीज़ होती है तो वो क्या होती है, नई चीज़ के ऊपर आ जाती है, नीचे जो चीज़ होती है वो दब जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार ये स्तर यहाँ बनाए गए हैं। ठीक है। तो इन स्तरों से पता चलता है जो सबसे नीचे का स्तर होगा सबसे ज़्यादा पुराना होगा। ठीक है। तो मेहरगढ़ में हम देखते हैं मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। यहाँ के लोग आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वहाँ के जो कब्र मिले हैं तो कब्रों में मृतकों के साथ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है। जब आदमी मर जाता था उसके साथ उसके कब्र जो दफनाए गए लोग थे उनके साथ सामान भी रखे वहाँ पाए गए हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ठीक है। और वो इसको यानी वो उनका मानना था दूसरे लोक में जाता है व्यक्ति और वहाँ उसे खाने के लिए उसको ये रखा गया था। ये कब्र का चित्र है, मेहरगढ़ कब्र का चित्र है और ये मानव की अस्थि है और उसके बगल में बकरी की अस्थि हम पहचान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक और स्थान दाऊदजली हेडिंग। ठीक है। ये दाऊदजली हेडिंग हमने मानचित्र में देखी थी। यह भी एक पुरास्थल है। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। ठीक है। चीन और म्यांमार यानी बर्मा की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पहाड़ी पर ये पुरास्थल है। ये खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं यहाँ पे और इससे पता चलता है कि खरल और मूसल जो किसके लिए प्रयोग किए जाते थे, अनाज को कूटने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है। तो इससे पता चलता है लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे, इसलिए तभी वो मूसल का प्रयोग करते थे। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है। तो यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल में काष्ठम यानी अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। ठीक है। इसके साथ ही हम अन्यत्र में मतलब कि देश के बाहर भारत के अलावा और कोई अन्य स्थान में हम देखते हैं तो एटलस बजा मानचित्र की जो किताब है उसमें हम तुर्की को ढूंढेंगे। तुर्की एक देश है। तो तुर्की में नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक जो पुरास्थल है उसका नाम है चताल युग, तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों में से कई चीज़ें यहाँ लाई जाती थी इस पुरास्थल में चताल युग में और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से यहाँ पे चकमक पत्थर लाया जाता था। लाल सागर की कौड़ियाँ यहाँ मिली हैं। भूमध्य सागर की सीपियाँ भी यहाँ मिली हैं। तो उस समय के लोगों के पास वाहन नहीं होता था, पहिए का विकास नहीं हुआ था। उस समय तक लोग सिर्फ आग जलाना और पत्थरों के औजार बनाना ही सीखे थे। तो उस समय के लोग खुद जानवरों की पीठ पर यह सामान लादकर इतने दूर से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले गए होंगे। तो कौड़ियों और सीपियों का उपयोग उस समय के जो प्राचीन जो गहने मिले हैं उनके बनाने के लिए किया जाता रहा होगा। ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त होता है और